वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। इससे पहले कि इस क्वेश्चन के जो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट थे वो हम कर चुके हैं सॉल्व। मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हैं मुझे हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। The question is, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमें ये सिचुएशंस गिवन है। इन सिचुएशन से जो सीरीज फॉर्म होगी वो हमें चेक करके बतानी है कि वो एपी है या नहीं है, और अगर वो एपी है तो वो क्यों है, और नहीं है तो भी हमें रीजन देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। The third part is the cost of digging a well after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for the each subsequent meter। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें एक कुआं खुदवाना है और उस कुएं को खोदने के लिए जो कॉस्ट हमें गिवन जो हमें देनी होगी वो कॉस्ट 1 मीटर जब कुआं खोदा जाएगा तो उसके लिए 150 रुपीज फिक्स्ड है, वो देने हैं हमें। उसके बाद जो नेक्स्ट अगर सब्सिक्वेंट मीटर मतलब अगर हमें 2 मीटर्स कुआं खुदवाना है तो हमें 150 देने हैं प्लस 50 रुपीज मोर। अगर उसके बाद हमें और कुआं खुदवाना है 3 मीटर तो हमें क्या देने हैं 150 रुपीज 1 मीटर के लिए फिक्स्ड है, एंड नेक्स्ट 2 मीटर्स के लिए हमें 50 2 टाइम्स देने होंगे। तो इस तरह से एक सीरीज फॉर्म होगी, फिर हम उसे चेक करेंगे कि वो एपी है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। जो गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। गिवन है द कॉस्ट ऑफ digging well for 1 meter, that is equals to rupees 150 given है। Next, the cost of digging well for 2 meter, that is equals to हो जाएगा 150 तो 1 मीटर के लिए फिक्स्ड है। उसके बाद 1 मीटर और खोदा गया है और उसके लिए हमें देने हैं 50 रुपीज, देन इट विल बिकम रुपीज 200। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 3 मीटर, इट विल बिकम 150 प्लस 50 प्लस 50 and then it will become rupees 250 meters, 250. Next, the cost of digging a well for 4 meter। अब 4 मीटर के लिए क्या होगा 150 for 1 मीटर, then next 1 मीटर के लिए 50, then 50 and 50। तो ये हो गया बच्चों रुपीज 300। तो इस तरह से हमें कुछ टर्म्स मिल गई हैं। अब इन टर्म्स की हेल्प से हम ये सीरीज लिख सकते हैं। एक टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड दिस वन एंड फोर्थ इज दिस वन। तो अब हम अपनी सीरीज लिख लेते हैं। सीरीज जो हमें मिली है वो क्या है, देखिए यहाँ पे सीरीज है 150, 200, 250 एंड 300, ये सीरीज मिली है। अब इसमें जो टर्म्स है एंड सो ऑन, ये हम और भी आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो टर्म्स अब हमें मिली है वो लिखते हैं A1 इज 150, A2 इज 200, A3 इज 250, A4 इज 300। ये टर्म्स लिख ली हमने। अब हमें एपी चेक करने के लिए क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें डी निकालना होगा, और डी इज अ कॉमन डिफरेंस। वो हमें देखना है, अगर वो डी
हमारा सेम है, जो कि हम हर बार ऐड करके नेक्स्ट टर्म अपनी बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये AP है, अदरवाइज नहीं है। ऐसे ही करते हैं, तो चलिए D निकाल लेते हैं। D है A2 माइनस A1। A2 इज 200 माइनस 150, तो ये मिल गया हमें 50। फर्स्ट केस में 50 आ गया है। नेक्स्ट केस चेक कर लेते हैं। A3 माइनस A2, अब A3 है 250 माइनस 200, ये मिला हमें अगेन 50। एक बार और देख लेते हैं। D इज A4 माइनस A3 एंड A4 है 300, तो हम 300 लिखेंगे। 300 माइनस 250, इट विल बिकम 50। अब ये D देखिए, हर बार हमें 50 मिल रहा है, तो इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये क्या है, जो ये सीरीज हमारी फॉर्म हुई है इस सिचुएशन से, दैट इज AP। सो वी कैन राइट सिंस कॉमन डिफरेंस is same, so the given situation forms an AP। क्लियर है ये थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं मूव टू द फोर्थ पार्ट। आवर फोर्थ पार्ट इज the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है आपको कि जो आपका एक अमाउंट है, एक मनी है, वो डिपॉजिट करी गई है अकाउंट में, दैट अमाउंट इज गिवन 10,000 रुपीज, और 8% कंपाउंड इंटरेस्ट से वो हर साल आपकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हमें चेक करके बताना है कि उसके बाद जो हर बार टर्म जो बनेगी वो AP है, वो सीरीज AP है या नहीं है। तो चलिए हम निकालते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट। इसमें अभी हमें क्या गिवन है, हमें स्टार्टिंग में अमाउंट गिवन है 10,000, सो वी कैन राइट स्टार्टिंग अमाउंट इन अकाउंट दैट इज रुपीज 10,000। अब ये 1 ईयर है, 10,000 तक रहा है उसमें अकाउंट में पैसे। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर कितना अमाउंट हो जाएगा ये हमें कैलकुलेट करना होगा। सो वी विल राइट द अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर 1 ईयर। अब 1 ईयर के बाद कितना होगा, ये जो अमाउंट है इसके अंदर हमें इंटरेस्ट मिला है इसके ऊपर 8% के अकॉर्डिंग, तो हमें वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो हम इधर साइड में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 10,000 है, इस पर 8% जब हम निकालेंगे तो हम कर देंगे 8/100। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कट होकर आ जाएगा बच्चों रुपीज 800। ये हमारा क्या है, दैट इज आवर इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट को अगर हम इसमें बेसिक जो हमारा अमाउंट था इसमें हम ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा जो हमारे पास वैल्यू अमाउंट जो अकाउंट में आ जाएगा आफ्टर 1 ईयर, तो वो हो गया दैट इज ये 10800, ये वैल्यू आ गई आफ्टर 1 ईयर। अब हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसी तरह से। द अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। अब 2 ईयर्स के बाद कितना होगा, अमाउंट कितना था, अभी हमारे पास अकाउंट में है 10,800 रुपीज, और इसके ऊपर नेक्स्ट ईयर फिर से हमें इंटरेस्ट मिला, तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 10,800 इंटू 8%,
इसका 8% किया तो हमें मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करा 8 8 से 64, ये आ गया हमारे पास ₹864। ये हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसमें 10,800 में जब हम 864 ऐड करेंगे तो हमें मिलेंगे 11,664। ये अमाउंट हमें मिल गया 11,664। तो इस तरह से जो सीरीज फॉर्म हुई है वो अब हम लिख लेते हैं। ये सीरीज है, फर्स्ट है 10,000, उसके बाद नेक्स्ट है 10,800, नेक्स्ट इज 11,664 एंड सो ऑन। आगे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनसे हम फिर से A1 A2 लिखेंगे और D कैलकुलेट करके देखेंगे। यहां तक आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए A1 इससे है 10,000, A2 इज 10,800, A3 इज 11,664। ये हमने अपनी टर्म्स लिख ली। अब हम D कैलकुलेट करते हैं। D इज A2 माइनस A1। A2 है 10,800, 10,800 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10,000 तो हमें मिलेंगे 800। क्लियर है? फर्स्ट केस में 800 आ गया D। नेक्स्ट सेकेंड केस में A3 माइनस A2। A3 इज 11,664 है, 11,664 माइनस 10,800। जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 864। ये वैल्यू आएगी। अब देखिए इसके आगे कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो D है इसको हम D1 ले लेते हैं, इसको D2। ये जो D है और ये वाला जो D2 है ये दोनों ही डिफरेंट आ रहे हैं। तो जब फर्स्ट केस में ही अभी हम आगे ऐड करना स्टार्ट कर रहे हैं D वो ही डिफरेंट है, तो इसका मतलब आगे भी डिफरेंट आएंगे। तो इसलिए हम यहां से ही कह सकते हैं कि ये AP नहीं फॉर्म कर रहा है। इस क्वेश्चन में ये जो सिचुएशन है, दिस डज नॉट फॉर्म AP। सो इन द आंसर वी कैन राइट since D1 is not equals to D2, so this situation does not form an AP। तो क्लियर है ये दोनों क्वेश्चंस आपको? आई होप अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।